बारिश की हल्की बूंदें रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म की लोहे की छत से टकराकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। स्टेशन की घड़ी ने रात को 11 बजाई थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कहीं दूर एक कुत्ता भीगते हुए किसी बेंच के नीचे दुबका बैठा था। पीली रोशनी वाले पुराने बल्ब हवा के साथ कांप रहे थे। एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर लगभग 24 साल का एक लड़का सिर झुकाए बैठा था। उसका नाम था राघव। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जेब में केवल 70 रुपए, आंखों में अधूरे सपने और दिल में इतनी हार कि अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं बचा। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में हार ही लिखी थी तो सपने देखने की हिम्मत क्यों थी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, प्लेटफॉर्म की ठंडी ज़मीन पर खो गया। लेकिन राघव नहीं जानता था कि यही छोटा सा रेलवे स्टेशन उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक साधारण सा घर था। उसी घर में राघव अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। पिता राम प्रसाद गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जिस दिन काम मिलता था उस दिन घर में सब्जी बनती थी, जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन नमक और रोटी ही त्योहार जैसी लगती थी। माँ सावित्री गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं में अच्छे अंक भी लाया, फिर शहर के कॉलेज से स्नातक भी कर लिया। पूरे गांव को भरोसा था कि सबसे पहले अगर किसी की किस्मत बदलेगी तो वह राघव होगा। लेकिन ज़िंदगी किताबों के नंबर नहीं देखती, वह इंसान की परीक्षा किसी और तरीके से लेती है। कॉलेज खत्म होने के बाद राघव ने दर्जनों जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर बार एक ही जवाब मिला, हम आपको बाद में बताएंगे, या उसके पास अनुभव नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक शाम पिता खेत से लौटे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जेब से 200 रुपये निकाले और राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेटा, मेरे पास बस इतने ही हैं, शहर जाकर एक बार और कोशिश कर ले, मुझे यकीन है भगवान मेहनत का फल ज़रूर देगा। राघव की आंखें भर आई। उसे उन 200 रुपये का वजन किसी खजाने से ज़्यादा महसूस हो रहा था। अगली सुबह पूरा परिवार उसे बस अड्डे तक छोड़ने आया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, बेटा, नौकरी मिले या ना मिले लेकिन कभी ईमानदारी मत छोड़ना। छोटी बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, जब नौकरी लग जाए ना तो मेरे लिए लाल रंग का स्कूल बैग ज़रूर लाना। राघव ने हंसने की कोशिश की, ज़रूर लाऊंगा, सबसे सुंदर वाला। बस चल पड़ी। गांव पीछे छूटता गया और सपनों का शहर सामने आने लगा। शहर ने उसका स्वागत मुस्कान से नहीं, संघर्ष से किया। सुबह इंटरव्यू, दोपहर रिजेक्शन, शाम लंबी पैदल यात्रा, रात सस्ते धर्मशाला का कमरा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। उसके पास जो थोड़े पैसे थे वे खत्म होने लगे। एक दिन उसने अपनी घड़ी बेच दी, फिर बैग में रखी कुछ किताबें, फिर मोबाइल भी। अब उसके पास कुछ कपड़े और उम्मीद बची थी, लेकिन उम्मीद भी रोजी रोटी रोज छोटी होती जा रही थी। एक सुबह वह एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। घंटों इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। अधिकारी ने रिज्यूम देखा और बिना ऊपर देखे पूछा, कोई सिफारिश है? राघव ने धीरे से कहा, नहीं सर, कोई अनुभव नहीं है सर, लेकिन सीखने की पूरी इच्छा है। अधिकारी ने फाइल बंद कर दी। अगला बस एक शब्द, उसके महीनों की मेहनत को खत्म हो गई। राघव बाहर निकला। बारिश शुरू हो चुकी थी। वह भीगता हुआ सड़क पर चलता रहा। उसके पास अब इतने ही पैसे बचे थे कि वह गांव लौटने का सामान्य टिकट खरीद सके। उसने टिकट लिया, जेब टटोली, 70 रुपये बाकी थे। उसने मन ही मन सोचा, शायद भगवान यही चाहता है कि मैं वापस लौट जाऊं। रात होने लगी। ट्रेन सुबह 4 बजे थी। स्टेशन छोटा था, पुराना था, लगभग सुनसान था। राघव ने अपना बैग सिर के नीचे रखा, एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर कुछ मिनट बाद उसकी नज़र प्लेटफॉर्म की घड़ी पर चली जाती। समय जैसे रुक गया था। तभी अचानक स्टेशन के बाहर एक काली कार आकर रुकी। इतनी महंगी कार उसे छोटे से स्टेशन पर देखकर राघव भी हैरान रह गया। कार का दरवाज़ा धीरे से खुला। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने लगभग 70 वर्ष का एक बुजुर्ग बाहर उतरे। उनके हाथ में चमड़े का पुराना बैग था। बारिश तेज हो चुकी थी। उन्होंने 2 कदम चलने की कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया। बैग उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा।
प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी 2 लोग दूसरी तरफ मुड़ गए। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। राघव कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसके मन में भी संघर्ष चल रहा था, मेरे पास खुद कुछ नहीं, मैं किसी और की क्या ही मदद करूँगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी माँ की याद आई, ईमानदारी और इंसानियत कभी मत छोड़ना। राघव बिना एक पल गंवाए बेंच से उठा और तेज बारिश में उस बुजुर्ग की तरफ दौड़ पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में उसकी पूरी जिंदगी की दशा बदलने वाली है। राघव बिना एक पल गंवाए उस बुजुर्ग की ओर दौड़ पड़ा। तेज बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बुजुर्ग लड़खड़ाकर प्लेटफॉर्म के किनारे बैठ गए थे। उनका चमड़े का पुराना बैग पानी से भरे गड्ढे में गिर चुका था। बाबूजी संभालिए। राघव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति भी थी। धन्यवाद बेटा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मैं गिर जाता। राघव मुस्कुरा दिया। इसमें धन्यवाद की क्या बात, कोई भी होता तो मैं यही करता। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राघव झुककर पानी में गिरा बैग उठाने लगा। बैग भारी था। उसने उसे सावधानी से उठाया, अपने रुमाल से जितना हो सकता था पानी पोंछा और दोनों हाथ से वापस बुजुर्ग को दे दिया। देख लीजिए कहीं कुछ भीगा तो नहीं। बुजुर्ग ने बैग खोला। अंदर कुछ फाइलें थी, एक पुरानी डायरी, कुछ कपड़े और एक स्टील का छोटा डिब्बा। उन्होंने राहत की सांस ली। सब ठीक है। तभी प्लेटफॉर्म पे खड़े 2 आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी नज़रें बार बार उसी बैग पर जा रही थी। राघव ने भी ये बात महसूस की, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाबूजी आइए, वहाँ बेंच के नीचे थोड़ी कम बारिश आ रही है। दोनों धीरे धीरे चलकर उसी लकड़ी के बेंच तक पहुंचे, जहाँ कुछ देर पहले राघव अकेले बैठा था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर। हार कर। हार कर? राघव की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने अपने गांव, गरीब माता पिता, छोटी बहन, शहर में नौकरी की तलाश, लगातार मिली असफलताओं की पूरी कहानी सुना दी। आज जेब में सिर्फ 70 रुपये बचे हैं। टिकट ले चुका हूँ, अब वापस गांव जा रहा हूँ। लगता है सपने सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, नहीं बेटा, सपनों की कोई जात, कोई हैसियत नहीं होती। कभी कभी भगवान मंजिल देने से पहले इंसान का दिल मजबूत करता है। राघव मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। तभी स्टेशन की बिजली एकदम से चली जाती है। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब जाता है। दूर कहीं बिजली कड़कती, कुछ यात्रियों की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई देती। राघव तुरंत अपने मोबाइल की छोटी सी टॉर्च जलाता है। बैटरी केवल 5% बची थी। बाबूजी घबराइए मत। उसी समय तेज हवा का झोंका आता है। बुजुर्ग का बैग फिर से नीचे गिर जाता है। इस बार उसका जिप थोड़ा खुल जाता है। राघव झुककर बैग उठाने लगता है। तभी उसकी नज़र अंदर रखे एक मोटे लिफाफे पर पड़ती है। लिफाफा थोड़ा खुला हुआ था। उसमें हजार हजार के नोट साफ दिखाई दे रहे थे। राघव कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे याद आया, घर में राशन खत्म होने वाला है, बहन की स्कूल की फीस बाकी है, पिता महीनों से नए जूते नहीं खरीद पाए, उसकी जेब में केवल 70 रुपए हैं। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर इसमें से कुछ पैसे निकाल लूँ तो किसी को क्या पता लग चलेगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, बेटा, गरीबी कभी चोरी करने का बहाना नहीं बन सकती। राघव ने बिना एक पल गंवाए लिफाफा ठीक से अंदर रख दिया, जिप बंद करी और बैग बुजुर्ग को वापस दे दिया। बुजुर्ग सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में सम्मान की चमक आ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, कुछ खाया तुमने राघव? राघव मुस्कुराया, सुबह से नहीं। बुजुर्ग ने अपने बैग से बिस्किट का एक पैकेट निकाला। राघव ने हाथ जोड़ दिए, नहीं बाबूजी, आप खाइए। फिर उसने अपने बैग से सूखी हुई 2 रोटियां और थोड़ा अचार निकाला। ये मेरी माँ ने सुबह ही दिया था, सोचा था ट्रेन में खाऊंगा, लेकिन अब हम दोनों साथ खाएंगे। बुजुर्ग कुछ क्षण उसे देखते रहे। उनकी आंखें नम हो गई। आज बहुत वर्षों बाद किसी ने अपने हिस्से का खाना मेरे साथ बांटा है। दोनों उसी प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर बारिश देखते हुए खाना खाने लगे। बाहर तूफान था, लेकिन उस छोटी सी बेंच पर इंसानियत की गर्माहट थी। तभी दूर खड़े वहीं 2 संदिग्ध आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी नज़र अभी भी उस चमड़े के बैग पर थी। राघव ने ये देख लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई है, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेशन की पुरानी छत से पानी लगातार टपक रहा था।
घड़ी ने रात के 12 बजा दिए थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 5 या 6 लोग बचे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि राघव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसकी नज़र बार बार उन दो आदमियों पर जा रही थी, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। एक ने पास आकर कहा, बाबा जी आप परेशान लग रहे हैं, अगर चाहें तो हम आपका सामान ट्रेन तक पहुंचा देंगे। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद बेटा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आदमी ज़बरदस्ती मुस्कुराया, अरे इतनी बारिश में आपको तकलीफ़ होगी, हम तो बस मदद करना चाहते हैं। राघव को उनकी आवाज़ में अपनापन नहीं, लालच सुनाई दे रहा था। धीरे से कहा, बाबूजी आप बैग अपने पास ही रखिए। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला आदमी बोला, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? राघव ने शांत स्वर में कहा, बस एक मुसाफिर, और अभी ये अकेले नहीं हैं। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दूर से इंजन की लंबी सीटी सुनाई दी, लेकिन वह मालगाड़ी थी। स्टेशन पर रुके बिना ही तेजी से निकल गई। उसके गुजरते ही हवा का तेज झोंका आया और प्लेटफॉर्म पर शांत हो गया। दोनों आदमी धीरे धीरे पीछे हट गए, मगर उनकी नज़रें अभी भी बैग पर टिकी थी। बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुमने कैसे पहचान लिया कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी? राघव मुस्कुराया, गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है बाबूजी। कई बार चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन आंखें सच बता देती हैं। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मजदूरी, और माँ कपड़े सिलती हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। राघव ने सिर झुका लिया, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इतने में प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक 7-8 साल का बच्चा रोता हुआ भागता हुआ आया, मम्मी मम्मी। उसके पीछे कोई नहीं था, बच्चा बुरी तरह घबराया हुआ था। राघव तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या हुआ बेटा? बच्चा रोते हुए बोला, भीड़ में मेरी मम्मी कहीं रह गई। राघव ने उसे अपने पास बिठाया और पानी की बोतल दी। कुछ ही मिनटों बाद एक महिला दौड़ती हुई आई और बच्चे को सीने से लगा ले। बेटा मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। महिला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, अगर आज तुम नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। महिला चली गई। बुजुर्ग ये सब चुपचाप देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। अचानक एक बुजुर्ग कुली हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया। उसके कंधे पर भारी बोरा था। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बोरा दूर जा गिरा। कुछ लोग देखकर भी आगे बढ़ गए। राघव फिर दौड़ा। उसने कुली को उठाया। चाचा कहीं चोट तो नहीं लगी? कुली दर्द से कराहते हुए बोला, उम्र हो गई है बेटा, अब शरीर साथ नहीं देता। राघव ने बिना कुछ सोचे पूरा बोरा उठाया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ पहुंचा दिया। कुली ने जेब से 50 रुपये निकाल के उसकी तरफ बढ़ाए। ले बेटा, मेहनताना। राघव मुस्कुरा दिया, अगर पैसे लेने होते तो मदद ही क्यों करता। कुली की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाए। बुजुर्ग ने ये आशीर्वाद ध्यान से सुना। उन्होंने मन ही मन कुछ तय कर लिया। करीब 1 बजे स्टेशन मास्टर ने घोषणा की कि भारी वर्षा के कारण कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। इसका मतलब था कि राघव की ट्रेन अभी कई घंटे दूर थी। बुजुर्ग ने अपनी डायरी निकाली। उन्होंने एक पन्ना खोला और कुछ लिखने लगे। राघव ने उत्सुकता से पूछा, क्या लिख रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिंदगी में मिलने वाले अच्छे लोगों के बारे में। क्या मैं भी उसमें शामिल हूँ? शायद सबसे ऊपर। राघव हल्का सा हंस पड़ा। उसी समय वहीं दोनों संदिग्ध आदमी फिर दिखाई दिए। इस बार उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था। तीनों धीरे धीरे इधर बढ़ने लगे। राघव समझ गया कि बात अब सिर्फ बैग तक सीमित नहीं रही है। उसने बिना घबराए बेंच के पास खड़े होकर बुजुर्ग से कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपका बैग कोई नहीं ले जा सकता। बुजुर्ग ने पहली बार राघव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कुछ लोग ताकत से बड़े बनते हैं और कुछ लोग अपने चरित्र से। आज तुमने बता दिया कि असली ताकत किस में होती है। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उस रात की सबसे बड़ी परीक्षा अभी भी बाकी थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो राघव की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। बारिश अब बूंदों में बदल गई थी। प्लेटफॉर्म पर फैला सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की हर टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव अभी भी उसी बेंच के पास खड़ा था। उसकी नज़र बार बार उन 3 संदिग्ध आदमियों पर जा रही थी जो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़े होकर इधर ही देख रहे थे।
बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा तुम चाहो तो जाकर आराम कर सकते हो, पूरी रात मेरे साथ बैठे हो। राघव मुस्कुराया, जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग की आंखों में अपनापन उतर आया। उन्होंने पहली बार राघव का हाथ अपने हाथों में लिया। तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने एक अच्छा बेटा ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी पाला है। राघव ने सिर झुका लिया। अगर उन्होंने मुझे इंसान बनना नहीं सिखाया होता तो शायद पढ़ाई भी किसी काम की नहीं होती। इतने में स्टेशन के बाहर से तेज हवा चली। उसी समय प्लेटफॉर्म की एक पुरानी खिड़की जोर से बंद हुई। आवाज़ सुनते ही तीनों संदिग्ध आदमी अचानक आगे बढ़े। उनमें से एक ने मौका देखकर बुजुर्ग का बैग झपटने की कोशिश की, लेकिन राघव पहले से तैयार था। उसने तुरंत बैग पकड़ लिया। रुको! दूसरे के आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। राघव फिसल कर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसके हाथ की कोहनी छिल गई, खून निकलने लगा, फिर भी उसने बैग नहीं छोड़ा। वह पूरी ताकत से बैग अपनी तरफ खींचता रहा। शोर सुनकर स्टेशन मास्टर और 2 रेलवे कर्मचारी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। तीनों संदिग्ध आदमी घबराकर भागने लगे। एक कर्मचारी ने उनका पीछा किया, लेकिन बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर वे स्टेशन से बाहर निकल गए। स्टेशन फिर शांत हो गया। बुजुर्ग कांप रहे थे। उन्होंने राघव को उठाया। बेटा तुम्हें चोट लग गई? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपका सामान चला जाता तो मुझे ज़्यादा दुख होता। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार उसे गले लगा लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। बुजुर्ग ने बैग खोला। उन्होंने उसमें रखा वही स्टील का छोटा डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा खोलते उसमें एक पुरानी काली सफ़ेद तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग तस्वीर को देखते हुए बोले, ये मेरा बेटा है और ये मेरी पत्नी है। उनकी आवाज़ भर गई। 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मैंने दोनों को खो दिया। राघव कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप सुनता रहा। उस दिन के बाद मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन घर लौटने पर कोई मेरा इंतज़ार नहीं करता था। उन्होंने तस्वीर वापस रख दी। आज जब तुमने अपनी माँ की रोटियां मेरे साथ बांटी तो कई साल बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना बेटा मेरे सामने बैठा हो। राघव की आंखें भी नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते बाबूजी, कभी कभी दिल से भी बन जाते हैं। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। तभी लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई, दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। लगता है अब हमारी राहें अलग होने का समय आ गया। राघव ने उनका बैग उठाया और ट्रेन आने वाली जगह तक साथ चला। कुछ ही क्षण बाद दूर से इंजन की तेज रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। राघव ने सामान अंदर रख दिया। बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े रहे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकाला, राघव की हथेली पर रख दिया। इसे संभाल कर रखना। राघव ने बिना देखे कार्ड जेब में रख लिया। उसे लगा शायद ये सिर्फ यादगार के लिए दिया गया है। बुजुर्ग मुस्कुराकर, एक बात हमेशा याद रखना। राघव ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। जिंदगी में मेहनत तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन इंसानियत मंजिल के दरवाजे खोलती है। ट्रेन ने लंबी सीटी दी। दरवाजे बंद होने लगे। राघव ने हाथ जोड़कर, अपना ध्यान रखिएगा बाबूजी। बुजुर्ग ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, और तुम कभी अपने अच्छे संस्कार मत छोड़ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राघव तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक आखिरी डब्बा भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पूरा प्लेटफॉर्म फिर से शांत हो गया। सुबह होने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। राघव ने अपनी बेंच पर लौटा, अपना बैग उठाया और गांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जेब में रखा वो छोटा सा विजिटिंग कार्ड एक साधारण कागज नहीं था, वह उसकी किस्मत का दरवाज़ा था। और कुछ ही दिनों बाद उसी कार्ड की वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह के लगभग 7 बजे सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर चुकी थी। गांव के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकी। राघव अपना पूरा बैग कंधे पर लटकाए नीचे उतरा। चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन दिल में अब भी उस रात की यादें ताज़ा थी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे हर कदम भारी लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने सपनों की हार लेकर घर लौट रहा है। घर के बाहर पहुंचते छोटी बहन गुड़िया दौड़ती हुई, भैया आ गए। उसने खुशी से राघव को गले लगा लिया। मेरे लिए बैग लाए? राघव कुछ पल चुप रहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश करी। इस बार नहीं ला पाए, लेकिन अगली बार जरूर लाऊंगा। गुड़िया ने बिना कोई शिकायत के
कहा कोई बात नहीं भैया, आप आ गए यही सबसे बड़ा तोहफा है। यह सुनकर राघव की आंखें भर आई। घर के अंदर माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उन्होंने बेटे को देखा और बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेर दिया। माँ शायद समझ गई थी कि इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया है। पिता शाम को काम से लौटे। उन्होंने केवल एक सवाल पूछा, पूरी कोशिश की थी ना? राघव ने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, पूरी। रामप्रसाद मुस्कुराए। तो फिर हार कैसी? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल बस थोड़ा देर से मिलता है। राघव ने सोचा बाबूजी भी वही बात कह रहे थे जो उस बुजुर्ग ने रेलवे स्टेशन पर कही थी। उस रात उसने अपना बैग खोला। कपड़े निकालते निकालते उसकी नज़र जेब में रखे उस छोटे से विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। वह उसे लगभग भूल ही चुका था। उसने कार्ड निकाला। कार्ड मोटे सफ़ेद कागज़ का था। ऊपर सुनहरे अक्षरों से एक नाम लिखा था, विक्रम मेहरा। नीचे लिखा था, चेयरमैन एवं संस्थापक, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। राघव की सांसें जैसे रुक गई। वो अवाक रह गया। कार्ड को देखते ही अवाक रह गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के साथ उसने बारिश वाली रात रोटियां बांटी थी, वह देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में कई सवाल थे। अगर वे इतने बड़े आदमी थे तो उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या वह कार्ड केवल एक यादगार था या उसके पीछे कोई और वजह थी? अगले 3 दिन सामान्य बीते। राघव फिर से गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा ताकि घर के खर्च में थोड़ा सहयोग कर सके। चौथे दिन दोपहर की गांव के डाकी ने आवाज़ लगाई, राघव, तुम्हारे नाम शहर से एक रजिस्टर्ड लिफाफा आया। पूरा परिवार बाहर आ गया। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। उसमें लिखा था, प्रिय राघव, आपको मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यालय में इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाता है। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न विजिटिंग कार्ड लेकर अवश्य आएं। राघव ने पत्र दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। पिता ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखें भी चमक उठी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। उस रात पूरे घर में महीनों बाद उम्मीद लौटी। माँ ने आटे का आखिरी हिस्सा निकाल कर हलवा बनाया। गुड़िया बार बार पूछती रही, भैया, अब की बार मेरा लाल बैग आएगा? राघव मुस्कुराकर बोला, इस बार सिर्फ बैग नहीं, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। उस बारिश भरी रात में उसकी असली परीक्षा शुरू हुई थी और अंतिम फैसला भी बाकी था। सुबह के ठीक 9 बजे थे। राघव पहली बार राजधानी के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके में खड़ा था। उसके सामने शीशों से बनी लगभग 30 मंजिल एक भव्य इमारत थी। मुख्य द्वार पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इमारत को देखकर उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया, जहाँ महंगी कारें थी, सूट पहने अधिकारी, हर चेहरे पर आत्मविश्वास, और वह साधारण सफ़ेद शर्ट, पुराने जूते और हाथ में वही पुराना बैग लिए खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। डरना मत राघव, तू यहाँ अपनी मेहनत से आया है। वह रिसेप्शन तक पहुँचा। जी, मेरा नाम राघव है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपके पास विजिटिंग कार्ड है? राघव ने जेब से वही कार्ड निकाला। कार्ड देखते ही रिसेप्शनिस्ट का व्यवहार बदल गया। वह तुरंत खड़ी हो गई। सर, कृपया मेरे साथ आइए। राघव हैरान रह गया। उसे सीधे लिफ्ट से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया गया। दरवाज़ा खुला। एक विशाल कमरा, लकड़ी की बड़ी मेज, दीवारों पर सम्मान पत्र और सामने खिड़की के पास खड़े वही बुजुर्ग। सफ़ेद कुर्ते की जगह आज उन्होंने सलीकेदार सूट पहन रखा था, लेकिन चेहरे की वही शांत मुस्कान। राघव उन्हें देखते ही भावुक हो गए। बाबूजी, आप? बुजुर्ग मुस्कुरा। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। राघव ने झुककर उनके पैर छू लिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े। विक्रम मेहरा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अगर उस रात में अपनी पहचान बता देता तो मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे व्यवहार की झलक नहीं मिलती। दोनों बैठ गए। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर विक्रम मेहरा ने मेज की दराज से एक फाइल निकाली। उसमें कई तस्वीरें थी। पहली तस्वीर बारिश वाली रात की थी। दूसरी जब राघव ने कुली की मदद की। तीसरी जब उसने खोए हुए बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया। चौथी, उसने पैसों से भरा लिफाफा बिना छुए वापस रख दिया। राघव स्तब्ध रह गया। ये तस्वीरें? विक्रम मेहरा मुस्कुराए। पूरा स्टेशन हमारे सुरक्षा कैमरों की निगरानी में था।
उन्होंने आगे कहा, मैं हर साल एक रात बिना पहचान बताए किसी छोटे स्टेशन पर जाता हूँ। राघव ध्यान से सुनने लगा। मैं डिग्री नहीं ढूंढता बेटा, मैं इंसान ढूंढता हूँ। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। जानते हो, उस रात तुमसे पहले दर्जनों लोग मेरे पास से गुजरे थे। किसी ने मेरा बैग नहीं उठाया, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, किसी ने अपने हिस्से की रोटी मेरे साथ नहीं बांटी, लेकिन तुमने ये सब किया जबकि तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं था। राघव की आंखें भर आई। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। विक्रम मेहरा मुस्कुराया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। कंपनी के 5 वरिष्ठ अधिकारी अंदर आए। उनमें से एक ने पूछा, सर क्या इंटरव्यू शुरू करें? विक्रम मेहरा हल्का सा हंसे। इंटरव्यू? उन्होंने राघव की तरफ देखा। इसका इंटरव्यू तो उस बारिश वाली रात रेलवे स्टेशन पर ही पूरा हो चुका था। सभी अधिकारी मुस्कुरा दिए। विक्रम मेहरा ने मेज से एक नियुक्ति पत्र उठाया। राघव, आज तुम मेहरा ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं, उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, बल्कि स्पेशल एथिक्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए जाते हो। राघव अविश्वास से उन्हें देखता रह गया। सर, लेकिन मेरे पास इतना अनुभव नहीं है। विक्रम मेहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अनुभव सिखाया जा सकता है, ईमानदारी नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी ऐसे युवाओं की मदद करना जो कभी तुम्हारी तरह सपनों और संघर्ष के बीच खड़े थे। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से नियुक्ति पत्र लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का अंधेरा एक ही पल में उजाले में बदल गया। लेकिन विक्रम मेहरा के मन में अभी भी एक अधूरा सपना था। एक सपना जिसे पूरा करने के लिए उन्हें राघव को चुना था, और उस सपने का रिश्ता सीधा उसी छोटे से रेलवे स्टेशन से जुड़ा था, जहां एक रात 2 अजनबी मिले थे और जहां इंसानियत ने किस्मत की दिशा बदल दी। समय किसी नदी की तरह बहता गया। 6 महीने बीत गए। राघव अब मेहरा ग्रुप में पूरी लगन ईमानदारी से काम कर रहा था। उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। बड़ी कुर्सी मिलने के बाद भी वह हर कर्मचारी को सम्मान से नमस्ते कहता, चाय वाले से हालचाल पूछता, सुरक्षा गार्ड का जन्मदिन तक याद रखता। धीरे धीरे पूरी कंपनी में उसकी पहचान एक अधिकारी से ज़्यादा एक अच्छे इंसान के रूप में होने लगी। एक दिन विक्रम मेहरा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, राघव, क्या तुम्हें वो बारिश वाली रात याद है? राघव मुस्कुरा दिया। सर, वो रात मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता हूँ। विक्रम मेहरा ने मेज पर एक नक्शा रखा। वह उसी छोटे से रेलवे स्टेशन का नक्शा था। मैं चाहता हूँ कि वहाँ कुछ ऐसा बने जिससे हर मुसाफिर को यह एहसास हो कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। राघव की आंखें चमक उठी। सर, अगर अनुमति दें तो मैं खुद उस काम की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। विक्रम मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, इसी जवाब की उम्मीद थी। कुछ ही दिनों बाद काम शुरू हो गया। स्टेशन पर यात्रियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था की गई। एक छोटा सा निःशुल्क पुस्तकालय बनाया गया जहाँ कोई भी यात्री किताब पढ़ सकता था। एक रोटी बैंक शुरू किया गया जहाँ रोज ताज़ा भोजन जरूरतमंद यात्रियों को दिया जाता था। प्लेटफॉर्म पर एक मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, यहाँ किसी मुसाफिर को भूखा या अकेला महसूस नहीं होने दिया जा रहा। यह वाक्य राघव ने खुद लिखवाया था। उद्घाटन वाले दिन गांव के लोग भी आए। राघव के माता पिता पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर भावुक हो गए। गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके कंधे में पर वही लाल रंग का स्कूल बैग था जिसका सपना उसने उस दिन देखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, आपने अपना वादा निभा दिया। राघव की आंखें नम हो गई। उसी समय विक्रम मेहरा धीरे धीरे चलते हुए उस पुरानी लकड़ी की बेंच तक पहुंचे। वही बेंच जहां एक रात 2 अजनबी बैठे थे। उन्होंने बेंच पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, यही पहली बार मुझे मेरा बेटा मिला था। राघव ने उनकी ओर देखा। वह समझ गया, यह रिश्ता अब किसी परिचय का मोहताज नहीं था। विक्रम मेहरा ने अपनी जेब से एक छोटी सी पीतल की पट्टिका निकाली। उस पर लिखा था, इंसानियत की इस बेंच पर बैठकर एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर की मदद की थी। उसी एक नेक काम ने कई जिंदगियां बदल दी। पट्टिका उसी बेंच पर लगा दी गई। उस दिन के बाद उस स्टेशन पर आने वाले लोग उस बेंच के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे जिले में फैल गई, फिर अखबारों में छपी, फिर टीवी चैनलों तक पहुंची। लोग दूर दूर से सिर्फ उस स्टेशन को देखने आने लगे। कुछ लोग कहते, यहीं से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी। कोई कहता, मुझे यहाँ मुफ्त दवा मिली थी। कोई कहता, मैं भूखा था, यहाँ किसी ने मुझे खाना खिलाया था।
एक छोटा सा स्टेशन अब उम्मीद का स्टेशन बन चुका था। कुछ वर्षों बाद सरकार ने भी उस स्टेशन को एक आदर्श सामाजिक पहल के रूप में सम्मानित किया, लेकिन राघव के लिए सबसे बड़ा सम्मान कुछ और था। एक शाम वह उसी बेंच पर बैठा था, बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसे बिल्कुल वैसी ही रात याद आ गई। तभी लगभग 20 साल का एक लड़का फटे बैग के साथ आकर बैठ गया। उसकी आंखों से वही निराशा थी जो कभी राघव की आंखों में भी थी। राघव उसके पास गया। क्या बात है बेटा? लड़का बोला, शहर में नौकरी नहीं मिली, अब घर लौट रहा हूँ। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं भी कभी इसी बेंच पर बैठा था। उसने पूरी कहानी सुनाई। लड़के की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। राघव ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला, लेकिन इस बार कार्ड पर लिखा था राघव शर्मा, निदेशक, मेहरा फाउंडेशन। उसने कार्ड लड़के के हाथ में रखते हुए कहा, सोमवार को मेरे ऑफिस आ जाना। नौकरी का वादा नहीं करता, लेकिन एक मौका जरूर दूंगा। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। सर, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव मुस्कुराया। जब तुम आगे बढ़ जाओ तो किसी और की मदद कर देना, बस वही इस एहसान की कीमत होगी। बारिश तेज हो गई। राघव ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर विक्रम मेहरा मुस्कुरा रहे हो। उसे उनकी वही बात याद आ गई, मेहनत मंजिल तक पहुंचाती, लेकिन इंसानियत मंजिल के दरवाजे खोलती है। उस दिन के बाद लोगों ने उस जगह को एक नया नाम दे दिया, किस्मत बदलने वाला रेलवे स्टेशन। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि आपके छोटे छोटे अच्छे काम किसी काम के नहीं है। एक गिलास पानी, एक सच्ची मुस्कान, एक मदद का हाथ या किसी भूखे के साथ बांटी गई रोटी, कभी कभी यही किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और याद रखिए, किस्मत हमेशा पैसों से नहीं बदलती, कई बार वह इंसानियत से बदलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। एहसास की कहानी 2.0 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।